हाय फ्रेंड्स, आई एम पारस लीलर। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ाया था। आज रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को जारी रखते हुए आज अपन समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। चलिए अपन शुरू करते हैं और पहले पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो मैंने समय को बचाने के लिए बोर्ड पर पहले लिख रखा है ताकि अपने समय की बचत होगी और अपन अधिक से अधिक मैं आपको समझा पाऊंगा। तो पहले पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। साथियों, विस्थापन अभिक्रिया से तात्पर्य एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। साथियों, कहने का अर्थ यह हुआ कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। जैसे अपन एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने लिख रखा है जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। इसको पढ़ने से पहले अपन थोड़ा यहाँ देख लेते हैं एक रेखा चित्र के माध्यम से। यहाँ देखिए, ये एक विलयन है AB और ये एक दूसरा विलयन है C। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो इसमें से जो ये B है वो हट जाता है और इसकी जगह C आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें C है वो अधिक अभिक्रियाशील है। C है वो अधिक अभिक्रियाशील है, B है वो कम अभिक्रियाशील है। इसलिए C ये अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण B को AB के विलयन से विस्थापित कर देता है और B यहाँ पर इसका विस्थापन हो गया, अलग हो गया। ठीक इसी प्रकार अब हम समझते हैं जब कॉपर सल्फेट का ये जो विलयन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालते हैं। साथियों, कॉपर सल्फेट का रंग जो नीला होता है, जब इसमें जिंक डालते हैं तब कुछ समय बाद में जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है। कारण क्या इसका? कारण यह है कि अब इसमें जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर का विस्थापन हो गया, यानी कॉपर इससे अलग हो जाता है। तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि भी कॉपर और जिंक में अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो साथियों, इसको समझने के लिए अपन को सबसे पहले सक्रियता श्रेणी को समझना होगा। सक्रियता श्रेणी को समझना होगा जिससे अपन को विस्थापन अभिक्रिया बड़ी आसानी से समझ में आएगी। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी एक ऐसी सूची है, यानी एक ऐसी लिस्ट है जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। साथियों, सक्रियता श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें जो धातुएं होती है उनको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनके घटते हुए क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि मैंने यहाँ पर सक्रियता श्रेणी बना रखी है कि जो सबसे ऊपर है सक्रियता श्रेणी में वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इसको याद रखना है। इसके लिए एक ट्रिक भी है जिससे आपको आसानी से ये सक्रियता श्रेणी 5 सेकंड में याद हो जाएगी। जैसे सबसे ऊपर है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, स्टेनस, प्लम्बम यानी Pb यानी सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर यानी Ag, प्लेटिनम और आरम यानी सोना, गोल्ड। तो इसमें जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील और जो बीच में है वो मध्यम अभिक्रियाशील और जो सबसे लास्ट में है वो कम अभिक्रियाशील। तो आप देख रहे हैं सोना सबसे लास्ट में है तो एक सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो अपन जानते हैं कि सोने के जंग नहीं लगता है। तो इस सक्रियता श्रेणी को अपन याद कैसे रखें?
तो याद रखने का एक ट्रिक है, कैसे याद रखना है, तो आपको ये बोलना है कनक मोहम्मद अली जिन्ना फकीरनाथ एसपी है चापा। बस ये ट्रिक आपको याद हो गई तो सक्रियता श्रेणी आपको किताब से रटने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपको याद हो जाएगी। तो अपन समझते हैं क्या है। मैंने कहा कनक मोहम्मद अली जिन्ना फकीरनाथ एसपी है चापा। अब कैसे, क से बन गया पोटेशियम, न से बन गया सोडियम, वापस क से बन गया कैल्शियम, मोहम्मद का मैग्नीशियम, अली का एल्यूमिनियम, जिन्ना का जिंक, फकीर का आयरन, नाथ का निकल, एस का स्टेनस यानी टिन, पी का पीबी यानी प्लमम सीसा है मतलब हाइड्रोजन, फिर है चापा मैंने लिखा है CHAPA, तो सबसे ऊपर आएगा सी का मतलब कॉपर यानी तांबा, फिर HG यानी हाइड्रोजनम यानी मरकरी, फिर है Ag सिल्वर, फिर उससे बढ़िया है प्लेटिनम PT, और सबसे लास्ट में है ऑरम यानी AU। तो ये सक्रियता श्रेणी है साथियों, इसको ये याद रखना ट्रिक है, कनक मोहम्मद अली जिन्ना फकीरनाथ एसपी है चापा। तो इसको अपन यूँ समझेंगे कि जो सबसे ऊपर है वो अधिक अभिक्रियाशील है, उसके नीचे है वो उससे कम अभिक्रियाशील है। तो अब इसको आपको समझ आ जाएगा समीकरण के माध्यम से। जैसे आप यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट है और ये है जिंक। अब आपको इसमें देखना है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर कहाँ है और जिंक कहाँ है। तो अपन देख रहे हैं कॉपर ये रहा और जिंक यहाँ रहा। तो आपको ये पता पड़ गया कि कॉपर और जिंक में ऊपर कौन है श्रेणी में, तो ऊपर है जिंक। तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप देख रहे हैं जिंक अधिक अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो जिंक कॉपर को उसके विलयन से क्या कर देता है, उसका विस्थापन कर देता है। तो ये कॉपर यहाँ पर अलग हो गया और बन गया जिंक सल्फेट। ठीक इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण समझते हैं। कॉपर सल्फेट में अपन डालते हैं आयरन। अपन यहाँ पर भी देखते हैं सक्रियता श्रेणी के माध्यम से कि एक आपको देखना है कॉपर कहाँ है और एक देखना है, अब देखना है आयरन कहाँ है। तो अपन देखते हैं कॉपर से आयरन अधिक अभिक्रियाशील, यानी सक्रियता श्रेणी में कॉपर से आयरन ऊपर है। इसका अर्थ ये हुआ कि आयरन अधिक अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो बन गया आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गया, यानी यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब मैंने एक समीकरण यहाँ पर लिख रखा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसमें आपको देखना है कि ये भाई विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम और कॉपर में अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो अपन सक्रियता श्रेणी के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो ऊपर है किससे, कॉपर से। यानी कॉपर ये है वो कम अभिक्रियाशील है किससे, एल्यूमिनियम से। तो कॉपर है वो एल्यूमिनियम का विस्थापन नहीं कर पाएगा, यानी ये कॉपर एल्यूमिनियम को इसके विलयन से विस्थापित नहीं करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, यानी एल्यूमिनियम का यहाँ पर विस्थापन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉपर है वो कम अभिक्रियाशील है। कॉपर यहाँ पर है और एल्यूमिनियम यहाँ पर है, एल्यूमिनियम ऊपर है। इसका अर्थ हुआ एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक शक्तिशाली है किससे, कॉपर से। तो कॉपर को ये मना कर देगा, भाई मैं तेरे से नहीं हटूंगा विलयन से, क्यों, मैं शक्तिशाली हूँ। तो इस प्रकार से आपको समझने का यहाँ पर प्रयास करना है। तो ये थी विस्थापन अभिक्रिया। इसको समझने के लिए पहले अपन को सक्रियता श्रेणी को ढंग से समझना पड़ेगा, तब आपको यह जो विस्थापन अभिक्रिया है आराम से समझ में आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन एक विस्थापन का ही प्रकार है
द्विविस्थापन में क्या होगा, इसमें दोनों जो आयन्स है आपस में आदान प्रदान करेंगे, यानी आयनों का इसमें आदान प्रदान होगा। कैसे, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में और आसानी रहेगी। चलिए अब पढ़ते हैं अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर आयनों का आदान प्रदान होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत इसमें आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी आपस में आयन आदान प्रदान करते हैं। कैसे, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। सॉरी, जैसे सोडियम सल्फेट एक विलयन है और एक है पोटेशियम क्लोराइड। जब इनकी आपस में क्रिया होती है तो क्या बनता है, तो बनता है पोटेशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसमें अपन देख रहे हैं किस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान हुआ। इसमें Na प्लस और सल्फेट आयन है और इसमें K प्लस और क्लोराइड आयन है। तो अपन जानते हैं कि जो सूत्र बनते हैं वो एक धनायन से बनता है और एक ऋणायन से बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये Na प्लस है, ये जुड़ जाएगा Cl माइनस से, और ये जो K प्लस है ये जुड़ जाएगा सल्फेट आयन से। तो आप देख रहे हैं यहाँ बन गया K2SO4 बन गया, K2SO4, और ये बन गया NaCl। तो इसको अपन बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2KCl और यहाँ आ जाएगा 2NaCl। तो इसमें भी आयनों का आदान प्रदान हुआ है। चलिए एक और समीकरण के माध्यम से समझने का इसको प्रयास करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ NaOH प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इसमें भी आयंस का आदान प्रदान होगा, तो क्या बनेगा, इसमें है Na प्लस और OH माइनस आयन, K प्लस और Cl माइनस आयन। तो अपन देख रहे हैं कि ये Na प्लस इससे जुड़ जाएगा तो NaCl बन जाएगा एक, और एक बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई जिसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ। साथियों, इन दोनों अभिक्रिया के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, यानी इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। साथियों, मैंने आज आपको पढ़ाया विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आपका जो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया का कंसेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ऑक्सीकरण और अपक्षय अभिक्रिया, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो आप उस वीडियो को देखना न भूलिएगा। अपने दोस्तों के बीच में मेरे इस वीडियो को शेयर करें और आप लाइक ज़रूर करें। मेरा चैनल साइंस विद पारस सर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।